वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 5 जून 2023 को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर साल जैसे 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है और पिछले साल यूपीएससी ने आज ही के दिन अपनी प्रीलिम्स परीक्षा कंडक्ट की थी। इस वीडियो में हम लेबर लॉज को पढ़ेंगे, लाइक द करंट सिनारियो, व्हाई रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड, what are the steps that have been taken by the central and state governments, the various schemes especially after 2014, 4 labor codes, then employee state insurance corporation, then EPFO and then old pension scheme and new pension scheme, जो काफ़ी न्यूज़पेपर में रिपोर्ट हुई हैं। न्यूज़पेपर में अभी उड़ीसा का डीरेलमेंट जो रिपोर्ट हुआ है, ऑलमोस्ट 275 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ। ये काफ़ी दुखद है और इसने न सिर्फ देश को प्रभावित किया, न सिर्फ पूरे देश को इसने सदमे में मैं कहूँगा डाल दिया, बल्कि पूरा विश्व जो है इस घटना से काफ़ी दुखी है और ये नहीं होना चाहिए था। रेलवे अथॉरिटीज़ को देखना होगा कि क्यों, जैसे कि मैं सुन रहा था जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, तो उन्होंने कहा कि हमें पता लग गया है कि क्या कारण है, इंडिपेंडेंट टीम जो है जांच कर रही है और हम सीबीआई से भी इसकी जांच करवाएंगे। देखिए, जांच करना ठीक बात है, बट पिछले कई डिकेड्स में इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई थी। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत दुखदाई होता है। हमारे लिए सिर्फ ये नंबर होता है 275 280 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, बट जिनके जिनके घरों से ये लोग जाते हैं ना, तो वहाँ पे आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ये हम शुरू करते हैं इसमें। अगर आप न्यूज़पेपर खोलेंगे ना, तो जैसे कि आज मैंने न्यूज़पेपर देखा तो ऑफ कोर्स उड़ीसा का डिरेलमेंट था। उसके अलावा आप रेसलर्स जो हैं वो बहुत समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो लास्ट नाइट उन्होंने जो है वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर से उन्होंने उनके रेजिडेंस पे मुलाकात भी की है। तो देखिए इसमें कुछ निकल के अगर आता है। और मणिपुर वायलेंस, ये भी दुखदाई घटना है क्योंकि बहुत सारे लोग डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। मोर देन 80 पीपल ऑफिशियल रिकॉर्ड में उनकी जानें जा चुकी हैं इस वायलेंस में। जो कुकी जोमी और जो एक तरफ मीटीज, इनके बीच जो वायलेंस चल रहा है, तो खैर मतलब ये जो इश्यूज है ना, ये बहुत अभी नेशनल लेवल पे है, तो आप इनको थोड़ा ठीक से देखेंगे भी और जानने का प्रयास कीजिए। और न सिर्फ जानने का प्रयास कीजिए, बल्कि क्यों ये इश्यूज हो रहे हैं और कैसे इन्हें रोका जा सकता है, इन पे थोड़ा आपको सोचना होगा। नाउ चलिए शुरू करते हैं हम। लेबर मार्केट हम सबसे पहले देखते हैं कि करंट सिनारियो के बारे में। देखिए क्यों रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी, बिकॉज 93% ऑफ द लेबर ये इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में आपको पता है कि अर्निंग्स जो उनकी कमाई होती है बहुत कम होती है और जो सोशल प्रोटेक्शन होता है वो तो एकदम या तो बहुत कम होता है या नहीं के बराबर होता है। जितनी भी बेनिफिट्स फॉर्मल सेक्टर में आपको देखने को मिलती है वो इनफॉर्मल में नहीं देखने को मिलती है। आप सीधे सीधे इसको समझ जाइएगा, ठीक है। LFPR का मतलब है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसको दूसरे शब्दों में आप WPR कहते हैं, वर्कर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो ये लो LFPR है। क्यों? क्योंकि महिलाओं की भागीदारी काफ़ी कम है। अब डेटा इसमें कहीं 19% मिलेगा, कहीं 23% मिलेगा विमेन का। तो जब विमेन का कम होगा और विमेन का पॉपुलेशन 50% है, तो ऑफ कोर्स जो ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होगा वो कम होगा। नाउ हम देखते हैं कि वाई रिफॉर्म्स इन लेबर लॉज नीडेड। आखिर कुछ कारण है कि अगर ये रिफॉर्म्स हो जाते हैं तो हमें क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले देखिए, जो लेबर लॉज है ना, उसके साथ दिक्कत ये रही है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेबर लॉज। बहुत सारे लेबर लॉज हैं, सेंट्रल के पास 44 है, 100 से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स ने बना रखी है। जब इतने सारे लेबर लॉज होंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होगा। आगे हम देखते हैं। फिर 93% जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। और जो लेबर लॉज हैं वो कॉम्प्लेक्स काफ़ी रहे हैं, रिजिड रहे हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का, तो यह रिक्वायर करता है फर्म्स जो 100 से ज़्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं
कि वो जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे परमिशन ले अगर किसी वर्कर को हटाना है तो, और ये परमिशन जल्दी मिलती नहीं है, ठीक है। अब उसके अलग कंसिडरेशन है, आपको पता है। नाउ अगर लेबर लॉ में रिफॉर्म किया जाता है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इंस्पेक्शन होता रहा है, इंडस्ट्रीज को सस्पिशन के नज़रों से देखा जाता रहा है, ट्रेड यूनियन ने अलग प्रेशर बना करके रखा है जिससे कि वर्कर्स को एडजस्ट करने में इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम्स होती हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रीप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि छोटा अपनी जो साइज है उसको रखते हैं, और जब छोटी साइज रखेंगे तो आप वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप चाइना से, वियतनाम से compete नहीं कर पाएंगे। नाउ जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिला। क्यों? क्योंकि लेबर मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था, और एग्जिस्टिंग लॉ जो है ना वो एम्प्लॉयबिलिटी पे फोकस नहीं करता है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए एबिलिटी जनरेट की जाए, इस पे फोकस नहीं रहा है। तो यही कारण है कि और जिसके चलते जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसने कैपिटल इंटेंसिव यानी पैसा लगा करके मशीनरी खरीद लो, इस पे फोकस किया। स्किलिंग भी बहुत पे फोकस नहीं किया गया, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं वो फर्म्स को इनकरेज करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को ही ले, और फर्म्स का कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है कि वो स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग करे। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा जो परमानेंट सेटलमेंट था, तो उसमें जमींदार को क्या इंटरेस्ट था कि हम जो खेत हैं तो खेत की उपजाऊ को बढ़ाएं, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। सेम नाउ चौथा नंबर है स्टेप्स टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विथ रिस्पेक्ट टू लेबर। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है श्रम सुविधा पोर्टल के बारे में कि ये क्या है या इसके फीचर्स। तो इसमें क्या होता है ना कि लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर हर यूनिट को अलॉट होते हैं, और ये ऑनलाइन कंप्लायंस को फाइल कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि रिटर्न फाइलिंग आसान हो जाती है। फिर है रैंडम इंस्पेक्शन स्कीम। इसमें ह्यूमन जो डिस्क्रिशन है यूनिट्स के सिलेक्शन में, जैसे मान लीजिए कि किस यूनिट का, किस एस्टैब्लिशमेंट का सिलेक्शन इंस्पेक्शन करना है वो ये लोग खुद से डिसाइड करते थे, तो उसमें करप्शन का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए रैंडम इंस्पेक्शन स्कीम को लाया गया, और 72 आवर्स में इनको अपना इंस्पेक्शन रिपोर्ट को अपलोड भी कर देना है। पीएम श्रम योगी मानधन योजना, इसमें 3,000 रुपये प्रति महीने पेंशन की व्यवस्था की गई है 60 साल की उम्र पे जब पहुंच जाएंगे। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन का आपने नाम सुना होगा अक्सर। यह इट इनेबल्स एम्प्लॉयज टू हैव दियर पीएफ अकाउंट, मतलब जो एम्प्लॉयज हैं उनका पीएफ अकाउंट पोर्टेबल हो जाता है, हैसल फ्री और यूनिवर्सली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, पीएफ को कहीं से भी वो विड्रॉ कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन, नाम से ही क्लियर है कि अप्रेंटिसशिप को प्रोत्साहन करना है, इंकरेजमेंट करना है। इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट टू इस्टेब्लिशमेंट मेनली मैन्युफैक्चरिंग, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है ना कि वैसे इस्टेब्लिशमेंट खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं उसमें 50% रीइंबर्स कर देती है जो स्टाइपेंड वो अप्रेंटिसेस को पे करते हैं। कब तक के लिए? ड्यूरिंग फर्स्ट 2 years ऑफ दियर ट्रेनिंग। जैसे आप गए 2 साल तक ट्रेनिंग किया तो 50 जो इस्टेब्लिशमेंट आपको पैसा देगा उसका 50% पैसा गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट को दे देता है ना। रीवैम्प्ड जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है इसने एक स्मार्ट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया है, किसके लिए? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए। एंड दिस हैज सीडेड विद डिटेल्स ऑफ 2 और मोर, जिसमें कि 2 या 2 से अधिक सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की डिटेल दी हुई है। नाउ नेशनल कैरियर सर्विस, दिस इज अ जॉब, दिस प्रोवाइड्स द जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन। किसमें? तो स्किल डेवलपमेंट या फिर इंटर्नशिप में। इसमें ये पूछ सकता है कि यह किसके अंतर्गत आता है, तो दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ESIC हम लेटर यहाँ लिख दिया मैंने कि आई विल स्टडी इन डिटेल। बेसिकली दिस इज टू एक्सपैंड द हेल्थ कवरेज एटसेट्रा। वन नेशन वन राशन कार्ड, दिस इज फॉर बेसिकली फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स, बिकॉज आपको पता है इंडिया में माइग्रेशन बहुत है, और जब माइग्रेशन है तो वो जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे अपने राशन कार्ड उनका काम नहीं करता था, तो राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी को इंश्योर किया गया है कि आप कहीं से भी उठा सकते हैं। नाउ स्टेट गवर्नमेंट्स ने कुछ एक्शंस लिए। रिसेंट में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश, गुजरात,
महाराष्ट्र, राजस्थान, इन्होंने लेबर लॉ में कुछ रिफॉर्म्स लाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मध्य प्रदेश ने रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस ग्रांट करने के लिए बहुत सारे सुधार किए, जिसमें कि यह 30 दिनों के अंदर यह काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। नाउ कुछ और लेबर रिफॉर्म्स हैं 2014 के बाद से। तो मैंडेटरी कर दिया गया है आईटी इनेबल्ड इंस्पेक्शन को, ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आए। ग्रेजुइटी सीलिंग लिमिट को जो पहले 10 लाख था उसको 2018 में बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। पेमेंट ऑफ वेजेस टू एम्प्लॉय बाय चेक और क्रेडिटिंग टू बैंक अकाउंट अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, जिसको आगे देखेंगे भी हम। मैटरनिटी बेनिफिट में अमेंडमेंट किया गया 2017 में, 1961 का ये एक्ट है जिसमें अमेंडमेंट किया गया। और पेड मैटरनिटी लीव, यानी कि अगर मैटरनिटी लीव कोई महिला लेती हैं तो उनको पेड मैटरनिटी लीव जो पहले 12 सप्ताह का मिलता था, अब वो 26 सप्ताह यानी कि 6 महीने का कर दिया गया। एक और फैक्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने वर्कर्स को कहा कि दे आर द नेशनल बिल्डर्स। तो नेशनल बिल्डर्स इन्होंने वर्कर्स को कहा, और उन्होंने श्रमेव जयते शुरू किया था जब वो सरकार में शुरू में आया था अक्टूबर 2014 में। नाउ लेबर कोड्स, देखिए लेबर कोड्स नए हैं, सवाल पहले नहीं पूछा गया है, बट मे बी अब लेबर कोड से सवाल पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर आए कि कौन से 4 लेबर कोड्स हैं, तो ये है, एक है 19 का और बाकी ये 3 है 20 का। तो वेजेज 19 में, फिर आईआर जो आपके सिलेबस में ही है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी आपके सिलेबस में ही है, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, ये 4 लेबर कोड्स हैं। नाउ कम वी विल स्टडी दीज लेबर कोड्स इन डिटेल। सबसे पहले व्हाई दीज लेबर कोड्स, एम्स। इससे क्या होगा, जैसे हमने ऊपर देखा कि बहुत सारे लेबर लॉज हैं और कॉम्प्लेक्स हैं, तो बहुत सारे हैं तो कंसोलिडेट करेंगे, कॉम्प्लेक्स हैं तो सिंप्लीफाई करेंगे। करंट एंड ओवरलैपिंग जो लेबर लॉज हैं उनको यह कवर करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एज वेल एज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दोनों को कवर करते हैं, और इसमें मोर देन 50 करोड़ से भी ज़्यादा वर्कर्स कवर्ड हो जाएंगे, और पहली बार 40 करोड़ से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को कवर किया जा रहा है। नाउ एक एक करके देखते हैं। कोड ऑन वेजेज 2019, इसके फीचर्स देखते हैं। 4 लॉज को यह अमलगमेट कर देता है एक साथ। दिस अप्लाइज टू ऑल एम्प्लॉइज, सारे एम्प्लॉइज पे अप्लाई होगा, सभी इस्टेब्लिशमेंट्स की, ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो। यूनिफॉर्म एप्लीकेशन, जो वेजेज है उसको आपको टाइमली पे करना होगा, मिनिमम वेज देना होगा और बोनस भी देना होगा। फ्लोर वेज, नाम से क्लियर है, फ्लोर यानी नीचे का, तो फ्लोर वेज को यह इंट्रोड्यूस करता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगा। हालांकि अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में यह डिफरेंट हो सकता है, एंड सेंट्रल स्टेट कैनॉट फिक्स मिनिमम, और इससे नीचे तो नहीं आप मतलब वेजेस को फिक्स कर सकते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, महिला के साथ आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि जैसे कि आपको कम आप वेजेस देंगे, या रिक्रूटमेंट में किसी भी तरह का नहीं करेंगे। और वेज का मतलब क्या है, पूछा जा सकता है कि वेज मतलब क्या, तो इसमें सैलरी है, अलाउंसेस है, या और भी कोई मॉनेटरी कंपोनेंट, लेकिन इसमें बोनस और ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं है। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होंगे, लेकिन अगर ओवर टाइम करता है कोई तो उसको कॉम्पेंसेशन देना होगा। रेट क्या होगा, जो स्टैंडर्ड वेज है उसका ट्वाइस, कम से कम जो स्टैंडर्ड रेट है उसकी दुगुना तो कम से कम देना पड़ेगा। एम्प्लॉयर्स फिक्स द वेज पीरियड को एम्प्लॉयर्स फिक्स करेंगे कि भाई कब पैसा देंगे, तो या तो डेली आपको पैसा देना होगा, या साप्ताहिक पैसा देना होगा, या 15 दिन पे, या फिर 1 महीने पे आप पैसा दे सकते हैं। एक एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया जाएगा जो सरकार को एडवाइज करेगा मिनिमम वेज पे, और कैसे महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया जाए। और रिव्यू कितने साल में होगा मिनिमम वेज का, तो हर 5 साल पे। ये फीचर्स याद होने चाहिए। नाउ कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, आइए हम देखते हैं। यह 3 लॉज को अमलगमेट करता है।
जो वर्कर की डेफिनीशन है उसको यह एक्सपांड करता है और इसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, टेक्निकल, ऑपरेशनल एंड क्लरिकल कैपेसिटी, इन सबको वर्कर्स की कैटेगरी में रखता है। यह एक नया प्रोविजन ऐड करता है जो आप करंट अफेयर्स में पढ़ते भी हैं, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, FTE। इससे फायदा क्या हो जाता है कि एम्प्लॉयर्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट पे वो वर्कर को रखे, और एम्प्लॉय को ये फायदा हो जाती है कि उसको वो बेनिफिट्स मिलते हैं जो परमानेंट वर्कर्स को मिलते हैं। फाइनेंशियल एड, इसमें अटल बीमित व्यक्ति यहाँ कल्याण योजना छूट गया है। ठीक है, जॉब लॉस की कंडीशन में। और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है टू एम्प्लॉयर्स कि वो ले ऑफ कर सकते हैं, रिट्रेंचमेंट कर सकते हैं, क्लोजर कर सकते हैं बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, अप टू 300 वर्कर्स। पहले हमने क्या देखा कि 100 वर्कर्स तक था, अब ये कर दिया गया 300 वर्कर्स तक, तो उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। हालांकि यूनियंस तो ऑफकोर्स इसका विरोध करेंगे, बट वही हमने पढ़ा कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल को री करना है तो ये करना पड़ेगा। तो सेटअप अ रीस्किलिंग फंड, रीस्किलिंग फंड भी देगा, चूंकि अब मान लीजिए रिट्रेंचमेंट करेंगे, क्लोजर करेंगे, तो फिर वो कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए रीस्किलिंग फंड की व्यवस्था की गई है ताकि जो रिट्रेंच्ड वर्कर्स हैं उनको विथ 15 डेज लास्ट ड्रॉन जो कंट्रीब्यूशन है उससे उनको ट्रेन किया जा सके। एक नेशनल डेटाबेस तैयार किया जाएगा किनका, कि कितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं, एंड एक दिन का लीव उनको दिया जाएगा हर 20 दिन पे, और अगर वो 180 दिन काम करते हैं, पहले ये लिमिट 240 दिन था। जेंडर इक्वालिटी के इसमें भी बात कही गई है कि हर सेक्टर में आपको वुमेन को परमिट करना होगा। 2 कंडीशन होगा इसका, एक जो एम्प्लॉयर है वो महिलाओं की सुरक्षा का इंतजाम करेंगे, और दूसरा जो महिलाएं हैं उनका कंसेंट लेना पड़ेगा कि हाँ हम रात में काम करना चाहते हैं। सोशल सिक्योरिटी फंड 40 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो वर्कर्स हैं उनके लिए स्पीडी जस्टिस एक ट्राइब्यूनल का गठन करना होगा, और 2 मेंबर का इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल होगा, और 1 साल के अंदर ये करना होगा। नाउ सोशल सिक्योरिटी पे जो कोड है उसको हम देखते हैं। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, इसकी क्या फीचर्स हैं। इसमें भी वर्कर्स की डेफिनेशन को एक्सपांड कर दिया गया है, जिसमें इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फिल्म इंडस्ट्री वर्कर्स, प्लेटफॉर्म एंड गिग वर्कर्स को शामिल किया गया है। सेंटर नोटिफाई करेगा वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को, लाइक EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, EPS जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है, और ESI यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। ये पेंशन, ये इंश्योरेंस, ये PF, ये तीनों ही स्कीम्स हैं जो EPFO रन करता है। ESIC जो फैसिलिटी है जिसको हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, विल नाउ बी प्रोवाइडेड इन ऑल 740 डिस्ट्रिक्ट्स में, जो पहले 566 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोवाइड की जाती थी। सेंटर कैन फ्रेम एनी अदर स्कीम फॉर वर्कर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स। ठीक है, EPFO उन सारे इस्टेब्लिशमेंट्स को कवर करेगा जिसमें 20 या 20 से अधिक वर्कर्स काम कर रहे होंगे। जो EPFO का पेंशन स्कीम का बेनिफिट है वो सभी वर्कर्स को दिया जाएगा, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हो, अनऑर्गेनाइज्ड में हो, या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। फर्म्स एम्प्लॉइंग मोर देन 20 वर्कर्स हैव टू मैंडेटरली रिपोर्ट वैकेंसीज ऑनलाइन। अगर 20 से अगर ज़्यादा लोग आपके यहाँ एम्प्लॉयड हैं तो आपको ऑनलाइन बताना पड़ेगा कि कितनी वैकेंसी है, और एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा फॉर ESIC, EPFO एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। एक सोशल सिक्योरिटी फंड का निर्माण किया जाएगा फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। ESIC बेनिफिट मिलेगा इवन इफ अ सिंगल वर्कर इज एंगेज्ड इन हाजार्डस वर्क। यदि एक भी मजदूर अगर किसी हाजार्डस काम में है तो ESIC बेनिफिट आपको देना पड़ेगा। एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का गठन करना होगा, और इसका काम होगा टू रिकमेंड सेंटर ऑन स्कीम्स फॉर्मुलेशन। सेंटर को रिकमेंड करे जो स्कीम्स के फॉर्मुलेट करने में। नाउ ग्रेचुइटी जो प्रोविजन है मेड फॉर द फिक्स टर्म, अभी जो हमने पढ़ा FTE,
विद नो कंडीशन फॉर द मिनिमम सर्विस कंडीशन को इसमें नहीं रखा गया है। मेकिंग ए नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स ऑन एन ऑनलाइन पोर्टल थ्रू सेल्फ सर्टिफिकेशन। एक नेशनल डेटाबेस तैयार किया जाएगा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स का, ऑनलाइन पोर्टल पे वो सेल्फ सर्टिफाई वर्कर्स ही कर सकेंगे। नाउ जो हमारा कोड है वो लास्ट है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। नाम से क्लियर है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा एंड अदर वर्किंग कंडीशंस। इसने 13 लॉज को एक साथ अमलगमेट कर दिया है और यह उन फैक्ट्रीज पे अप्लाई होता है जिसमें कम से कम 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं, यदि वो ऑपरेट हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है पावर के साथ, और कम से कम 40 वर्कर्स यदि विदाउट पावर के साथ वो फैक्ट्री चल रहा है। एम्प्लॉयर्स इंश्योर करेंगे कि वर्क प्लेस इज फ्री फ्रॉम एनी हजार्ड और फ्री एनुअल हेल्थ टेस्ट प्रोवाइड करेंगे कुछ सेक्शंस ऑफ एम्प्लॉयज के लिए। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के लिए खास व्यवस्था की गई है। इसमें इनको डिफाइन किया गया है कि कौन होगा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स। तो वह व्यक्ति जो किसी एक दूसरे राज्य में काम करेगा और 18,000 रुपया प्रति महीना तक कमाएगा तक, ठीक है। पोर्टेबिलिटी बेनिफिट्स दी गई है। हमने ऊपर बात की वन नेशन वन राशन कार्ड की, कि उनका राशन कार्ड कहीं भी अप्लाई होगा। अगर उनको कोई समस्या है तो हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड की गई है। वर्कर्स रजिस्टर देमसेल्व्स ऑन नेशनल पोर्टल। नेशनल पोर्टल पे हमने ऊपर बात भी की कि वो रजिस्टर कर सकते हैं खुद से। पहले क्या होता था ना कि एम्प्लॉयर करता था उनको, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट 1979 में बना था, तो इसमें एम्प्लॉयर रजिस्टर करते थे, बल्कि अब क्या हो सकता है वर्कर्स खुद करेंगे, ठीक है। उनको बेनिफिट मिलेगा बिल्डिंग्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क सेस फंड से यदि वो माइग्रेट कर भी जाते हैं तो। और फॉर्मलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाएगा और ऐसा पहली बार हो रहा है। डेली वर्किंग आवर कितना होगा? 8 घंटा से ज़्यादा काम आप नहीं कराएंगे। एम्प्लॉय वुमेन, महिलाओं को अभी हमने बात भी की कि रात में आप महिलाओं को नहीं रोकेंगे काम करने से, प्रोवाइडेड 2 कंडीशन हो कि एक एम्प्लॉयर उनकी सेफ्टी का इंतजाम करे और दूसरा उनसे उनकी कंसेंट ली जाए कि हाँ वो रात में काम करना चाहते हैं नहीं। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि कोई महिला अगर रात में नहीं काम करना चाहती है तो आप उसको दबाव डाल के, एम्प्लॉयर ये नहीं कर सकता है कि नहीं आपको काम करना होगा, नहीं तो हम निकाल देंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो फ़ायदा क्या है ये कोडिफिकेशन का? जब आपको पता है कि इस कोडिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी और जब कोडिफिकेशन आ जाता है तो ऑफकोर्स फ़ायदा वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए इससे क्या होगा, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस को प्रमोशन मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम होगा और गवर्नमेंट एक रेगुलेटर के बजाय एक फैसिलिटेटर का काम करेगी। मिनिमम वेज को यूनिवर्सलाइज किया जाएगा और वेज ना सिर्फ मिनिमम वेज को यूनिवर्सलाइज होगा बल्कि वेज सही समय पे आपको मिल जाएगा। वर्कर्स की सेफ्टी होगी, आर्थिक विकास के दर में एक्सेलरेशन होगा, एंटरप्राइजेज को भी फायदा होगा कि रेट टेपिज्म और लाइसेंस इंस्पेक्टर राज ये सब कम होगा, डिस्क्रिशन कम होगा उनका। टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज किया जाएगा और एक ही जगह पे रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और मिनिमम फॉर्म भरना होगा। डेफिनीशन कॉमन हो जाता है, बहुत सारी कमिटीज़ रिड्यूस हो जाएंगी और वेब बेस्ड सरप्राइज इंस्पेक्शन होगा रैदर देन कि किसी को टारगेट करके आप इंस्पेक्शन करें ना। प्रॉब्लम क्या है लेबर कोड के साथ? इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो कोड है यह डाइल्यूट करता है वर्कर्स राइट को इन स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट। अभी हमने पढ़ा कि 300 वर्कर्स तक कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है जो मान लीजिए कि 299, 298 अब उतने लोगों को फिर हटाता है तो फिर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मैंडेटरी कंप्लायंस है ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द वर्कर्स विद आधार ऑन श्रम सुविधा पोर्टल में लीड टू एक्सक्लूजन ऑफ मेनी बेनिफिशियरीज। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों का आधार अगर मैच नहीं किया, बहुत सारे लोगों का फिंगरप्रिंट उस तरह से काम नहीं किया, तो यह इंक्लूजन के बजाय, एक फैसिलिटेशन के बजाय एक एक्सक्लूजन का ज़्यादा काम करेगा। और सोशल सिक्योरिटी को ये राइट्स के रूप में एम्फेसाइज नहीं करता। अभी हम पढ़ते हैं ना कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं वो अब राइट्स बेस्ड अप्रोच की तरफ हम बढ़ गए हैं। जैसे मनरेगा में क्या है, मनरेगा में आपका राइट्स बेस्ड अप्रोच है कि हमारा अधिकार है कि तुम हमें 100 दिन का काम दोगे, राइट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में क्या है कि हमारा अधिकार है
कि हमें अनाज मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये राइट्स बेस्ड अप्रोच होते हैं। नाउ वे अहेड फिर क्या है कि सबको भाई वही अच्छी अच्छी बातें, डिसेंट जॉब सबको मिले, सोशल प्रोटेक्शन हो, डिजिटल स्किल्स और इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को हम हार्नेस कर पाएं, और डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए एक नेशनल पॉलिसी बने। नाउ ईएसआई के बारे में हम पढ़ते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। सबसे पहले तो यह मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में आता है। इसमें वर्कर्स कॉम्पेंसेशन प्रोवाइडिंग, उसमें वर्कर्स को कॉम्पेंसेशन जिसमें मेडिकल कवरेज है फॉर द इंश्योर्ड, न सिर्फ इंश्योर्ड जिन पे नाम पे इंश्योरेंस है, बल्कि उनके जो घर वाले हैं, डिपेंडेंट्स हैं, उनको भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। फिनेंशियल कॉम्पेंसेशन मिलता है अगर मान लीजिए कि कोई अंग जो है वो अगर कट गया या फिर वेज लॉस के कंडीशन में। पेंशन मिलता है उनके डिपेंडेंट्स को अगर उनको कोई इंजरी हो जाए या अगर वर्क पे ही डेथ हो जाए। कौन सा एक्ट काम करता है इसके लिए? तो ईएसआई एक्ट 1948, याद रखेंगे 1948। ईएसआईसी एडमिनिस्टर्स करता है। मेंबर्स कौन से हैं? तो एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मेडिकल प्रोफेशन, एमपीज। यह क्या है ना, बेसिकली सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम है जिसमें एम्प्लॉयर्स पैसा देते हैं और एम्प्लॉयज पैसा देते हैं। और एप्लीकेबल कब होगा? तो वैसे फैक्ट्री जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा लोग हों। कहीं कहीं पे किसी किसी स्टेट में 20 भी है। ईपीएफओ के लिए 20 है, ध्यान रखेंगे। मैंडेटरी है फॉर एम्प्लॉयर्स टू रजिस्टर ऑन ईएसआईसी पोर्टल विद इन 15 डेज ऑफ बीइंग एलिजिबल। 15 दिन के अंदर एलिजिबिलिटी जब हो जाती है तो उनको रजिस्टर करना मैंडेटरी है। और 17 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है हर एक इस्टेब्लिशमेंट को। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होगा? इस्टेब्लिशमेंट सर्विस सेक्टर में भी हो सकता है और मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है, जैसे फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट। फैक्ट्री एक इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। नाउ ईपीएफओ ऑफ कोर्स इसी का एग्जाम ही दे रहे हैं आप, तो इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। फुल फॉर्म है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और यह वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। किस टर्म्स में? अगर आप इनकी क्लाइंट को और वॉल्यूम ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देखेंगे, आज ईपीएफओ 25 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट्स को मेंटेन कर रहा है देश भर में। दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि ईपीएफओ किस एक्ट के अंतर्गत काम करता है? तो ईपीएफ एंड एमपी एक्ट शॉर्ट में याद रखेंगे, ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952, 1952। फुल फॉर्म है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस। एमपी का मतलब है मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। अब ये तो एक्ट हो गया जो पार्लियामेंट ने पास किया। तो जाहिर सी बात है, जो आपने पढ़ा होगा कि जो पार्लियामेंट है यानी लेजिस्लेचर है, उसका काम है एक्ट पारित करना, लेकिन उस एक्ट के अंतर्गत स्कीम्स बनाना एग्जीक्यूटिव का काम है। तो उसके अंतर्गत 3 स्कीम्स बनाए गए। एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 उसी साल, फिर 1976 में इंश्योरेंस को लेकर के ईडीएलआई, शॉर्ट में अगर आप याद रखेंगे तो ईडीएलआई याद रखेंगे, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। एंड देन 1995 में एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। ये 3 स्कीम्स है बेसिकली जिस पे ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 के अंतर्गत बनाए गए और ईपीएफओ रन करता है। पीएफ कवरेज किसका होता है? अभी मैंने बताया 20 या 20 से ज़्यादा लोग जिसमें काम कर रहे हों, वैसे प्राइवेट सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट में। और इस्टेब्लिशमेंट मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी हो सकता है और सर्विस सेक्टर भी हो सकता है। सर्विस सेक्टर यानी कोई हॉस्पिटल जहां 20 से ज़्यादा लोग, कोई स्कूल, उन सबको भी कवर करता है, ठीक है। इसमें एम्प्लॉयज का 12% पैसा ले लिया जाता है और एम्प्लॉयर मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन यानी 12% प्रोवाइड करता है और कुछ और फिर उस पर इंटरेस्ट रेट मिलते हैं, ठीक है। एक सीबीटी टर्म है जो आप याद रखेंगे जिसका मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। ये जो भी एक्ट और स्कीम्स की हमने बात की अभी ईपीएफओ का, ये एडमिनिस्टर किए जाते हैं इसी बोर्ड के द्वारा। यह एक ट्राई पार्टाइट बोर्ड है। ट्राई मतलब 3 और पार्टाइट यानी पार्टी। 3 पार्टियों का बोर्ड है जिसमें 3 पार्टी कौन कौन से हैं? एक है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। दूसरे हैं जो एम्प्लॉय कर रहे हैं यानी एम्प्लॉयर्स, और तीसरे जो काम करेंगे यानी एम्प्लॉयज। सीबीटी एडमिनिस्टर करता है वही तीनों स्कीम, पीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस स्कीम को फॉर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। द बोर्ड इज
assisted by EPFO with office across 138 locations across। अभी तो धीरे धीरे करके ये बढ़ भी रहा है और EPFO का प्लानिंग है कि हर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचा जाए और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत आता है। नाउ जो हमारा लास्ट थीम है जो हम यहाँ पे देखेंगे, जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट हुआ, हो सकता है सवाल बन जाए इससे, तो यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम। आप में से न्यू पेंशन स्कीम तो यह जनरेशन जानता है, बट बहुत सारे लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं पता होगा। बट ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत सिंपल है। यह गारंटी करता है लाइफ लॉन्ग इनकम को कि आप जब तक रहेंगे, जब आप रिटायर कर जाए, जैसे आप रिटायर किए तो उसके बाद आपको एक फिक्स्ड सम ऑफ मनी दी जाती है। और इसका खर्चा कौन उठाता है? ओल्ड पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट उठाती है। और कितना देगा? तो जैसे मान लीजिए कि आपकी जो लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी थी उसका 50%, मान लीजिए आपका लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी था 60,000 रुपये, तो आपको हर महीने गवर्नमेंट की तरफ से जब तक आप रहेंगे 30,000 रुपये आपको मिलता रहेगा। ठीक है। न्यू पेंशन स्कीम में बदलाव किए गए, क्यों? क्योंकि सरकार पे बोझ पड़ रहा था, सरकार को लग रहा था कि हम इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि इसमें कहा एम्प्लॉयज़ को कि आप कंट्रीब्यूट कीजिए पेंशन कॉर्पस में, अपने आप ही पैसा दीजिए और अपनी सैलरी से, और गवर्नमेंट क्या करेगा, एक मैचिंग कंट्रीब्यूशन उतना पैसा मिला करके आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है। और जो फंड होगा आर इन्वेस्टेड इन ईयरमार्क्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम थ्रू, पेंशन फंड मैनेजर्स होते हैं जो कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में ये पैसा को लगाएंगे, और 60% जो अपने पैसा जितना आपका बनता है उसका 60% जो टैक्स फ्री होगा वो रिटायरमेंट के टाइम पे आप विड्रॉ कर सकते हैं, और जो रिमेनिंग 40% बचता है जिस पे कि टैक्स लगेगा वो एन्युटी के रूप में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो ये टोटल हमारा 10 पेज का, करीब 9-10 पेज का टोटल मटेरियल है। इसको आप टेलीग्राम से ले सकते हैं और हो सकता है आज शाम तक ये अपलोड हो जाए, तो आप, या जल्द मैं कोशिश करता हूँ। तो इसको बाकी फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने प्रिपरेशन को कीजिए, और टाइम बहुत कम है इसलिए रिवीजन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। आई कैनॉट गारंटी, बट अगर कुछ ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट लगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी आप प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट।